उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का इसी साल अक्टूबर में निधन हो गया। आज यूपी की राजनीति में दिग्गज नेताओं में शुमार रह चुके मुलायम सिंह यादव की जयंती है। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन अपने आप में ही एक कहानी है। दरअसल हम आपको बता दें कि राजनीति में उनका प्रभाव जितना गहरा रहा, वहीं पारिवारिक जीवन में भी उतना ही दिलचस्प। मुलायम सिंह यादव ने कई बड़े फैसले लिए, जिसे पार्टी और परिवार पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही प्रदेश की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। देखें ये रिपोर्ट। पहले हम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। नेताजी आज हम सब लोगों के बीच में नहीं हैं। नेताजी की बहुत सी यादें, बहुत से किस्से हम लोगों के बीच में आज भी हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि नेताजी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक बहुत सी बातों को सीखने का मौका मिला था। शायद मैं तो 9-10 साल से का था, तब से नेताजी का साथ मिला था। नेताजी की सेवा करने का भी अवसर मिला था और नेताजी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। और नेताजी ने तो हमको ही नहीं, बहुत से लोगों को उंगली पकड़ करके बहुत कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया था। आज जो हम सब लोग जिस स्थिति में हैं, नेताजी की ही वजह से थे। हमें याद है, चाहे इटावा हो, चाहे सैपाई हो, करहल हो, हमें बहुत सी बातें आज मन में आ रही हैं। नेताजी एक बहुत अच्छे पहलवान भी थे। नेताजी एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी थे। और राजनीतिक के बारे में जानते होंगे, नेताजी का राजनीतिक स्तर, शायद नेताजी को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में लोग जानते थे। और नेताजी को इसलिए जानते थे, नेताजी ने जात और मजहब से उठ करके इस हिंदुस्तान के, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, किसान हो, नौजवान हो, यहां तक कि छात्र और महिलाओं से लेकर के सबके लिए बहुत कुछ किया था। बहुत सी यादें हैं, बहुत से किस्से भी हैं। यहां के लोग तो बहुत किस्सों को भी जानते हैं। तो हम इस अवसर पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं केवल ये कहना चाहते हैं हम सब लोगों को, नेताजी के आदर्शों पर हम सब लोगों को चलना है और उनके जितने भी बहुत कुछ
आज जो यहाँ पर इटावा हो, मैनपुरी हो, कहीं उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, जितना नेताजी ने किसान, गरीब, शिक्षक और कवियों से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, साहित्यकारों से लेकर के सबको, सबका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया था, तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे, और जब ये सब सपना पूरा होगा, वो ही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। तो नेताजी को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नेताजी को हम नमन करते हैं। जय हिंद। यहाँ से विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर बहुत वरिष्ठ सभी समाजवादी नेता, यहाँ पर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बड़ी देर से यहाँ बैठ कर के जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखें, वो और ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहली ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद करते हैं, और जो हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं, या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं, और एक समय ऐसा था कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि एक बार नेताजी ने यहाँ पर सैफई महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का फैसला लिया था, और उसी साल इतनी बारिश हुई कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था, और सभी कलाकार आ चुके थे जिन्हें कार्यक्रम करना था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है, पंडाल गिर गया है, तो आखिरकार कार्यक्रम कैसे होगा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि और बड़े बड़े कलाकार थे। जब देखा उन्होंने यहाँ की स्थिति, तो उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी रात बारिश हुई, उसके बावजूद भी कलाकार हटे नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब खत्म हो गया, उसके बाद जब नेताजी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कार्यक्रम हुआ है, लेकिन जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए पक्की पंडाल बन जाएगी। और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं, ये नेताजी की देन है, जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगों को मिल पाई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने, उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है,
तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ, तो वो नेताजी की देन थी। ये 2-3 चीजें ही नहीं, बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया। पार्टी उन्होंने बनाई, और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूं। बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, और आए हुए मंच पर नेता लोग, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आजमगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण 3 महीना में जो मैंने खोजा है वो ये है आजमगढ़ के लोगों की मनबढ़ाई। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ को लेकर विवादित बयान देकर फंस गए। जिले की मुबारकपुर विधानसभा के राशिपुर गांव में शनिवार को निरहुआ ने कहा कि अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो मैंने खोजा है आजमगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण है। कारण यह है कि यहाँ के लोग मनबढ़ हैं। निरहुआ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मनबढ़ी खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, या तो मनबढ़ को जेल के अंदर डाल दो, नहीं तो सीधा ऊपर पहुंचा दो। ज्यादा मनबढ़ है तो घुटना पंचर कर दो। देखें ये रिपोर्ट। आजमगढ़ से स्टेट मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण 3 महीना में जो मैंने खोजा है वो ये है आजमगढ़ के लोगों की मनबढ़ाई खत्म करने का एक उपाय है कि या तो मनबढ़ के जेल के भीतर और नहीं तो सीधा ऊपर। ज्यादा मनबढ़ है तो ठिगुना पंचर मार के ठिगुना में तोड़ दो। वहीं निरहुआ के इस बयान को लेकर आजमगढ़ के लोगों के बीच जनाक्रोश देखने को मिला। देखें ये रिपोर्ट। ये पूरा हिंसा को भड़काने वाला बयान है। अभी पिछले दिनों इन्होंने किसान आंदोलन के लोगों जो कर रहे हैं वो कहा कि वो जमीन हड़प करके बैठे हैं। इसी तरह का बयान अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर में किया था और उनके लड़के ने किसानों को थार गाड़ी से रौंद दिया, जिसमें 4 किसान और 1 पत्रकार की डेथ हुई। ये पूरा सवाल यहाँ पर हिंसा भड़काने का दिनेश लाल यादव निरहुआ कर रहे हैं। इस पर हमने कहा है कि उनके ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। ये आजमगढ़ की अस्मिता, पहचान, गरिमा, इस जिले के साथ एक घोर अपमान है। आजमगढ़ राहुल संस्कृतायन काफ़ी आदमी शिबली नुमानी, राम नरेश यादव, चंजीत यादव की धरती है। जिस तरह से यहाँ पर यहाँ के लोगों को मनबढ़ बोला जा रहा है, वो पूरा क्षेत्र में को बोला जा रहा है, वो हमारी अस्मिता का सवाल है। और पूरा आजमगढ़ इस सवाल से जो है आतंकित है कि कब सरकार और सरकार के लोग आजमगढ़ के लोगों पर हमला न कर दें, उनके साथ किसी तरह की हिंसा न कर दें, कोई हत्या न कर दें। वही हम आपको बता दें कि आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आजमगढ़ सांसद निरहुआ ने अपने सफाई में कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आजमगढ़ के लोग आपस में मारपीट कर पुलिस के पास जाते हैं और परेशान होते हैं।
देखें ये रिपोर्ट। और मैंने इसलिए कहा कि मैं 3 महीने से आजमगढ़ में हूँ। एक चीज मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या है तो कानून से पहले खुद ही निपटारा करने लगता है, खुद ही मारपीट करके कपारों का घोड़ के फिर आते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप लोग क्यों लड़ते हो? ये भी आपके भाई हैं, आपके दयाल हैं, आपके चाचा हैं, आपके भतीजे हैं, आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अगर कहीं आपका कुछ विवाद फंस रहा है कि ये जमीन आपकी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो कानून है उसके लिए। आप कानून के पास आइए। कोई नहीं सुनता है, मेरे पास आइए, मैं बैठा हूँ आपके बीच में। मैं उनको आदेश करूंगा कि आप जाइए, मौके पे देखिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो हो जाएगा। और अब धीरे धीरे वो हो भी रहा है। नेताजी के 83वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 83वीं जयंती पर नगर अध्यक्ष सुशील दीक्षित एवं नगर कमेटी ने प्रातः 9:30 बजे समाजवादी पार्टी लखनऊ नगर कार्यालय पर नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नेताजी को श्रद्धांजलि देकर 10 बजे से सिविल अस्पताल पार्क रोड पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नगर अध्यक्ष एवं कमेटी के अन्य सदस्यों ने अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर नेताजी को श्रद्धांजलि देने की अपील की और यह संकल्प लिया कि समाजवादी का जो पाठ नेताजी ने सिखाया था उसे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अक्षर सह पालन करेंगे और आगामी निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को तमाम षड्यंत्रों के बावजूद पटकनी देने का काम करेंगे। रक्तदान करने वालों में शहीद भगत सिंह, वार्ड प्रथम पार्षद प्रत्याशी संग्राम सिंह यादव, रितेश साहू, प्रदीप कुमार पाल, जितेंद्र यादव, शिव कुमार, संदीप पाल, दीपक गुप्ता, अजहर, गजेंद्र मिश्रा, मोहम्मद निसार आदि उपस्थित रहे। लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रसार के लिए सीडीओ ने बाइक रैली को किया रवाना। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने मंगलवार को विकास भवन से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप कृषि निदेशक AK सिंह, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह, CSC के स्टेट प्रबंधक अविनाश मिश्रा, जिला प्रबंधक अरविंद कुमार मौर्य, बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक कमल तिवारी मौजूद रहे। बाइक रैली को गांव में जाकर किसानों को अपने फसल का बीमा कराने के लिए जागरूक करेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने CSC के जिला प्रबंधक को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक जनपद के सभी गांवों में योजना का प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएं ताकि अधिक से अधिक कृषकों को योजना से जोड़ा जा सके। वाराणसी से सुनील कुमार यादव की रिपोर्ट। डाली गई और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो कृषकों के फसल की सिक्योरिटी के लिए बीमा योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, इसके प्रचार प्रसार के लिए और किसानों को इसके लिए जागरूक करने के लिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये एक रैली निकलवाई गई है जो गांव-गांव में जाएगी और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कितने दिनों तक ये बाइक रैलियाँ चलेंगी? यह ग्राम पंचायत में ये बाइक रैली और इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। हास्य काव्य की चाशनी में हंसी का लगा तड़का, रात भर हास्य काव्य सुनकर झूमे श्रोता। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां स्थानीय क्षेत्र के ओझा कछुआ गांव में सोमवार की देर रात प्रगतिशील साहित्य मंच के तत्वाधान में कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं प्रधान बलिराम यादव ने फीता काटकर किया। आयोजक जलेश्वर जी ने कवि सम्मेलन में आए हुए कवियों एवं प्रबुद्ध जनों का माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम से सम्मानित किया। कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित बिहार से आए विभिन्न सभी कलाकारों ने अपने अपने हास्य व्यंग काव्यों की प्रस्तुति कर लोगों को देर रात्रि तक खूब आनंदित किया। बलिया से हमारे स्टेट मीडिया संवाददाता जमाल आलम की रिपोर्ट। देखें ये रिपोर्ट। में हो जाए आप लोग कि कोरोना के दहशत कोरोना भयाई आई सटते छुआवे जजहमे भेटा कोरोने के आधी है धमकल दुआरे सुनत रूह कांपे ही आफत है कारे बपारे दादा बचैहो रे माई की कुदरत के कौनो करिश्मा हो भाई। विदेशन में दिल्ली से देहरी न चीन है न्यायालय न चीन है कचहरी। कोरोना भयाई कोरोना के दहशत कोरोना भयाई दुनिया की हर कोना ढुकल कोरोना नेपाल लंको के बनल बा पहुना घमासान ईरान इटली में काका कोरिया वियतनाम के दिलस ढाका लेकिन हनी दौरा कमाए जब औरम में डाके
हॉलैंड पोलैंड ढुकल दबाक है थाईलैंड इंग्लैंड सब हका बाका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के धस गई चक है जर्मनी जापान के जान जाला आ जब स्विट्जरलैंड से पड़ल पाला तो ढका मार्क्स से मुंह मौसी गुलाबी है देख न बड़की बहुरियो पर हावी देख न बड़की हे विपत में बबुआ विदेशे घर आई कोरोना के दहशत कोरोना भया कोरोना के दहशत कोरोना भया देख ताल ठोकले वैश्विक महामारी 2 गो छंदौरी सुनाई काहे कि हम थाक चुकल बनी आ मालिक मजदूरा सिर पीटे अधिकारी जैविक हथियार से छक्का छेड़े लड़ाई यानी सुदखोरन घुसखोरन के धैले बबाई महंगाई महामारी धकियावत बा यही सब आई टुअरा चिन्हे न अपन बिराना ही कैसन न हिंदू मुसलमान चिन्हे ईसाई न अगड़ा न पिछड़ा न वैभव बड़ाई न तनिको कमीशन डोनेशन न जाने न साढ़ू न जीजा न भाई पहचाने न काशी न काबा न साथी संघाती आज पटक के VIP की चढ़ जाला चाहते पटक के VIP की चढ़ जाला चाहते घाटे या घरे दे जावे बेटाई कोरोना के दहशत कोरोना कोरोना। यूपी पीलीभीत के आज तहसील कलीनगर के नेपाल सीमावर्ती गांव नवजला नटका में उपराज्यपाल का दौरा बांग्लादेश से विस्थापन के दौरान 1965 में बंगाली समाज सारदा के तलहटी पर आकर बस गए, जिनकी संख्या लगभग 60,000 है और 10 से अधिक गांव में अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज तक नागरिकता का कोई समाधान नहीं हुआ। उधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर बंगाली समाज के लोगों में उम्मीद थी, लेकिन अधिकारियों ने पहले ही जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बोलने से मना कर दिया। उधर राज्यपाल ने जनसंवाद के दौरान सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्यपाल ने स्कूली बच्चों को खिलौने और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। दरअसल हम आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नेपाल के सीमावर्ती गांव नवजला नटका पहुंची। यहां आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जब गर्भवती को भरपूर पोषण मिलेगा तो स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा, इससे समाज में स्वस्थ बच्चों की संख्या बढ़ेगी। राज्यपाल ने कहा कि जब कोई गर्भवती कुपोषित बच्चे को जन्म देती है तो परिवार को कोई भी समस्या आती है और सरकारों की भी चिंताएं बढ़ जाती है। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को पोषण से भरपूर भोजन मिलना चाहिए। राज्यपाल ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वे अपने परिवार के सास ससुर का भी ध्यान रखें, उन्हें भी पोषण युक्त आहार मिलना चाहिए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्या को सबसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किए जाने की आवश्यकता बताई। पीलीभीत से हमारे सहयोगी संवाददाता श्रवण कुमार यादव की रिपोर्ट।